नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजू सर गोपालगंज में। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल का एक पार्ट जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। क्या आपदा प्रबंधन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जहां से बिहार बोर्ड में 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यानी कि बिहार बोर्ड में आपदा प्रबंधन से केवल 12 या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो 20 मिनट में आपको 12 नंबर देके जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है, यानी कि आपदा का मतलब यह होता है कि समस्या, एक दुखद समस्या, दुखद घड़ी। तो दुखद प्राकृतिक दुखद घड़ी कौन सी होती है, आप लोग को बताना है। कब उत्पन्न होता है, तो बाढ़, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक यानी कि ईश्वर के द्वारा इनमें से क्या हो सकता है, तो ईश्वर के द्वारा बाढ़ आ सकती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ने हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा आपदा जो मनुष्य खुद क्या करे, उसको निर्माण करे, बनाए, तो वैसे आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, दूसरा है आतंकवाद, तीसरा है महामारी। तो देखिए सांप्रदायिक दंगे भी मनुष्य करता है, महामारी भी मनुष्य ही करेगा, आतंकवाद ही मनुष्य ही कर रहा है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सभी, यानी कि इनके सभी ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, आप लोगों को बताना है। सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन नहीं है, तो सुनामी हम लोग को ईश्वर के द्वारा आता है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 20 मिनट में ये वीडियो 20 मिनट में आपको बहुत ही अच्छा नंबर देखे जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, आप लोग को बताना है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना और सभी क्या हैं, गलत हैं। तो मानव जनित आपदा नहीं है पूछा गया है, तो नहीं, इसमें से मानव जनित आपदा नहीं है। तो ये भी मानव जनित आपदा है, यह भी है, यह भी है, यानी कि यह जो है पूरे सभी ऑप्शन क्या है, गलत हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या, डी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है, आप लोगों को बताना है। इनमें से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है, आप लोगों को बताना है। चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और इनमें से कोई नहीं। तो आवर्तक प्राकृतिक आपदा जो है वो क्या है, चक्रवात है। क्या चक्रवात है। आवर्तक कहने का मतलब यह हुआ कि उसकी कोई संभावना नहीं होती है, अचानक से क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो वैसे आपदा को हम लोग आवर्ती प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है। इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है, आप लोगों को बताना है। बाढ़, भूकंप, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो अनावर्तक प्राकृतिक आपदा जो है वो क्या है, बाढ़ है। क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बाढ़ सही है। भारत में विनाश का चक्रवात कब आया था। भारत में आज से बहुत साल पहले चक्रवात यानी कि तूफान आया था, और तूफान आने की वजह से काफ़ी लोगों को नुकसानें पहुंची थी। झोपड़ियां उड़ गए थे, बहुत सी चीज़ों, फसलों को नुकसान पहुंच गया था, भवनें गिर गए थे।
तो वही पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत में विनाश का चक्रवात कब आया था। पहला ऑप्शन 19 जुलाई 1999, दूसरा ऑप्शन 29 अगस्त 1999, तीसरा ऑप्शन 29 सितंबर 1999 और चौथा ऑप्शन है 29 अक्टूबर 1999। यानी कि यह जो चक्रवात आया था, काफ़ी तेज तूफान आया था, वो आया था 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी को। भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सुखाड़ कब हुआ था? सबसे पहले सुखाड़ कब आया था? तो भारत में सबसे पहले सुखाड़ आया था 1968 ईस्वी में। कब? 1968 ईस्वी में सुखाड़ आया था, जिसकी वजह से फसलें काफ़ी बर्बाद हुई थी। बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। क्या है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र में बाढ़ सबसे अधिक आता है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ आता है? तो बिहार के सबसे अधिक क्षेत्र में जो बाढ़ आता है उसका नाम है उत्तरी बिहार। क्या? उत्तरी बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आता है। और उत्तरी बिहार के अंतर्गत ही गोपालगंज, सीवान, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया इत्यादि सब जिले आते हैं। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी आपदा क्या है? सबसे बड़ी दुखद समय क्या है? किसके कारण होता है? तो भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़। तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है वो है बाढ़। क्या सबसे बड़ी क्या है समस्या? बाढ़। यानी कि आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे या न्यूज़ में भी देखते होंगे, हमेशा बिहार में आए साल हमेशा बाढ़ आते रहता है। नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? यानी कि नदी में बाढ़ क्यों आता है आप लोग को बताना है। जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद जमा होना, वर्षा का अत्यधिक होना, इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ तब आता है जब वर्षा अधिक हो जाती है। जब वर्षा अधिक हो जाती है जिसके वजह से नदियों की जो बांधें हैं टूट जाती हैं और टूटने की वजह से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय में लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो लोगों को ऊंच भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंच भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। दोस्तों इस जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन न लड़े तो आप लोग आके कहिएगा कि सर आपका क्वेश्चन नहीं लड़ा। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, निश्चित रूप से संभावना है इस क्वेश्चन को आने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहें। सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो सूखा ईश्वर के द्वारा होता है, हम लोग के द्वारा नहीं होता है, तो उसे कहेंगे प्राकृतिक आपदा। क्या? प्राकृतिक आपदा। जो ईश्वर के द्वारा होगा उसे प्राकृतिक कहेंगे और जो मानव के द्वारा होगा उसे मानव जनित आपदा कहेंगे। सूखे के बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे के बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? तो नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो सूखे से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सभी नदियों को आपस में क्या करना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी नदियों को आपस में जोड़ देंगे तो जहाँ जल की अधिकता होगी वहाँ सूखे वाले स्थान पर उसका जल का उपयोग हो सकता है। बाढ़ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो ऑप्शन दिया गया है फसलों को, भवनों को,
पशुओं को, यानी कि बाढ़ जब आता है तो सबको हानि पहुंचता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या, 4 जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया? भारत सरकार, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय बाढ़ से निपटने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति, कोई आयोग, कोई गठन का व्यवस्था नहीं किया गया था। लेकिन भारत में हुआ क्या कि जब देखा गया कि बाढ़ की समस्या आ रही है तो उसके लिए एक कमेटी बनाया गया। और कमेटी कब बनाया गया, वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो कमेटी कब बनाया गया था? तो कमेटी बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में बनाया गया था। सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी किस स्थान पर, एक शब्द है सुनामी। तो सुनामी क्या होता है कि जब समुद्र के तले में, मान लीजिए ये समुद्र है, तो समुद्र के तले में नीचे क्या होगा, भूकंप आता है। क्या? नीचे भूकंप आता है तो पानी जो है हिलने लगते हैं, डूलने लगते हैं, जिसके कारण पानी जो है लहरें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगती है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाते हैं, जिसको हम लोग सुनामी कहते हैं। तो सुनामी किस स्थान पर आती है? आसमान में, समुद्र में, स्थल में, कोई नहीं तो इस समुद्र में आते हैं। कहाँ आते हैं? सुनामी समुद्र में आते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है, आप लोगों को बताना है। तो सुनामी का आने का मुख्य कारण है समुद्र में भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र के तले में जब भूकंप आएगा तो पानी क्या होंगे, पानी की लहरें उठेंगी। अब पानी की लहरें जितनी अधिक उठेंगी उतना ही अधिक क्षेत्रों में क्या होगा, पानी फैल जाएगा, जिसको हम लोग सुनामी कहते हैं। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री भूकंप, ज्वार भट्टा, समुद्री जल का बढ़ना, जहाज़ों का आवागमन। तो समुद्री भूकंप आने की वजह से सुनामी क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। क्या? सुनामी उत्पन्न हो जाता है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का क्या कारण है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक भूकंप आता है, आए दिन हमेशा भूकंप आते रहता है। तो उसका कारण यह है कि शहरीकरण। क्या? शहरीकरण, यानी कि वहाँ पर खुला कोई मैदान नहीं है, वहाँ पर बहुत सी भवनें हैं, इसकी वजह से महाराष्ट्र में भूकंप आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो महासागर की तली पर, तो महासागर है, तो महासागर के तली में कंपन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? तो भूकंप कहते हैं, नहीं सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर, वो दिन याद कीजिए। इस दिन पूरी तरह से भारत के कुछ क्षेत्र भी और जापान जो है पूरी तरह से, बहुत से भारत के कुछ हिस्सा भी प्रभावित हो गया था और पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो वह दिन है 26 दिसंबर 2004 को। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सबसे अधिक बाढ़ सुनामी आया था? क्या आया था? सुनामी आया था। तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रभाव हमारे भारत पर भी पड़ा था, लेकिन ज़्यादा प्रभाव हमारे जो बंगाल के खाड़ी के जो आसपास देश थे उनको प्रभावित हुआ था। भूकंप रोधी इमारत नक्शा कैसा होना चाहिए? भूकंप रोधी कहने का मतलब ऐसा कि भूकंप आए भी तो उस भवन को कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, तो उसके लिए नक्शा कैसा होना चाहिए? ऐसा कैसा घर बनवाएं हम कि भूकंप भी आए तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसका नक्शा कैसे बनवाना चाहिए?
तो उसका नक्शा होना चाहिए साधारण तथा आयताकार। क्या? साधारण तथा आयताकार। यदि घर बना रहे हैं आप लोग आयताकार, लंबाई और चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा हो रहा है तो वह घर कभी गिर नहीं सकता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या? सी बिल्कुल सही है। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? बिहार जो है किस भूकंप जोन में आता है? यानी कि भारत को जोन के अनुसार, भूकंप के जोन के अनुसार कुछ भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिहार किस जोन में आता है, किस भूकंप जोन में आता है? तो बिहार जोन 3 में आता है। कहाँ? जोन 3 में बिहार आता है। भारत में विनाशकारी भूकंप आया था। कब आया था? भारत में विनाशकारी भूकंप आया था एक बार, काफ़ी तेज़ी से भूकंप आया था, जिसके वजह से काफ़ी तरह से बहुत सी इमारतें, भवनें, बहुत से स्थल यहाँ पर टूट गए थे, फट गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा था। तो वही कब आया था? और आप लोग को ये भी बता दें कि 2015 में भी काफ़ी भयंकर भूकंप आया था, जो कि नेपाल सबसे अधिक प्रभावित था। और नेपाल के जो सटे हुए जो भी राज्य थे या जो भी देश थे उनको काफ़ी प्रभावित हुआ था, जिसमें भारत का भी कुछ हिस्सा प्रभावित रहा था। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1933 में, 1934 में, 1935 में, 1936 में। तो भारत में जो विनाशकारी भूकंप आया था वह आया था 1934 ईस्वी में। कब आया था? 1934 ईस्वी में। अभी हम लोग गुलाम थे तब की बात चल रही है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के जहां भूकंप आता है उसके उस स्थान को, भूकंप जहां आता है उस स्थान को हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है ना? तो स्थित ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसका नाम हम लोग को बताना है। तो उसका नाम क्या होता है? अधिकेंद्र। क्या? अधिकेंद्र उसका नाम होता है। क्या? अधिकेंद्र उसका नाम होता है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है? जैसे मान लीजिए कि भूकंप आया, कोई व्यक्ति यहाँ पर, कोई राम या श्याम, कोई व्यक्ति यहाँ पर था और भूकंप आया और ये राम और श्याम क्या हुआ? पृथ्वी के तल के नीचे क्या हो गया? दब गया। पृथ्वी के तल के नीचे क्या हो गया? ये दब गया। तो इसे पता लगाने के लिए एक यंत्र की प्रयोग की जाती है, उस यंत्र का नाम बताना है। तो उस यंत्र का नाम होता है इंफ्रारेड कैमरा। क्या? इंफ्रारेड कैमरा। अगर से जांच करेंगे तो कोई व्यक्ति पृथ्वी के नीचे दबा भी हुआ है तो पता चल जाए कि यहाँ पर इतने गहराई पर पृथ्वी के अंदर जो है व्यक्ति या कोई वस्तु दबा हुआ है, उसको आसानी से हम लोग खोद के निकाल सकते हैं। आग से जलने की स्थिति में जले हुए भाग पर क्या करना चाहिए? तो आप लोग को बता दें कि यदि आपका हाथ जलता है, आग से हाथ जलता है, तो तुरंत आप क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या? उस जले हुए भाग पर ठंडा पानी डालना चाहिए या जले हुए भाग को पानी में डुबा कर रखना चाहिए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। किसने? हम्फ्री डेवी। ठीक है ना? हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था का मुख्य कारण क्या है? तो पुराने समय में केवल एक तार से हम लोग बात करते थे, तार के माध्यम से, लेकिन आजकल तो हम लोग वायरलेस का प्रयोग करते हैं। वायरलेस कहने का मतलब क्या है कि बिना तार का हम लोग बात करते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति बात करता था तो आंधी तूफान आने की वजह से तारें टूट जाती थी, जिसकी वजह से संचार बाधित हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए, पुराने क्वेश्चन के लिए, केबल टूट जाने की वजह से सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाता था, समस्या उत्पन्न होती थी।
संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संसार का सबसे बातचीत करने का सबसे बढ़िया साधन क्या है? तो आप लोगों को भी पता है क्या? मोबाइल। क्या? मोबाइल है। ऑप्शन नंबर बी। एमेच्योर रेडियो को और किस नाम से जाना जाता है? एमेच्योर रेडियो एक प्रकार का होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? लैपटॉप, हैम, सिलिकॉन, .com। तो हैम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हैम के नाम से जाना जाता है, यानी कि एमेच्योर रेडियो का दूसरा नाम क्या है? हैम है। आजकल संचार का सबसे लोकप्रिय और सर्वसुलभ साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय, सबसे अधिक उपयोग होने वाला संसाधन है मोबाइल फ़ोन। क्या? मोबाइल फ़ोन। क्या? मोबाइल फ़ोन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सूनामीटर से क्या पता लगाया जाता है? सूनामीटर एक याद रखिएगा, सूनामीटर से क्या पता लगाया जाता है? तो सूनामीटर से सुनामी का पता लगाया जाता है। किसका? सुनामी का पता लगाया जाता है। भारत में भूस्खलन किस क्षेत्र में अधिक होता है? भारत में भूस्खलन, यानी कि भूस्खलन का मतलब यह होता है कि जब कोई ऊपर स्थित जो मिट्टियाँ होती हैं, पत्थरें जो होती हैं, वो टूट करके नीचे गिरते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं भूस्खलन। क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। तो भूस्खलन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? आप लोग को बताना है। भूस्खलन कहाँ होता है सबसे अधिक? तो भूस्खलन हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट में होता है। कहाँ? हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट में सबसे अधिक ये इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि ऊपर से टूट कर नीचे गिरना, या मिट्टी टूट कर गिरने की क्रिया को हम लोग स्खलन कहते हैं और भूस्खलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग भूकंप प्रभावित है? यानी कि भारत में कितने प्रतिशत ऐसे भाग हैं, कितना प्रतिशत जमीन मिट्टी है, जो क्षेत्र है जो भूकंप से प्रभावित होता है? किससे? भूकंप से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी बिल्कुल सही है। क्या? 46। क्या? 46% ऐसे भाग हैं जो हमेशा भूकंप से प्रभावित रहते हैं, हमेशा उसमें भूकंप आते रहता है। 46 नहीं, 56 होगा। देखिए इसका थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 56 होगा। क्या? 56%। कितना प्रतिशत? 56%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? तो दूरसंचार कहने का मतलब है कि बातचीत, संचार, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से बातचीत करता है तो उसे संचार कहते हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? तो BSNL। क्या? BSNL का नाम सुने होंगे आप लोग, BSNL। क्या? BSNL सबसे बड़ा उपकरण है। भारत में दूरदर्शन के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का उपयोग किया जाता है? भारत में आप लोग टीवी चलाए होंगे तो देखे होंगे, तो टीवी चलाने के लिए हम लोग सैटेलाइट कहने का मतलब कि अंतरिक्ष में संचार पद्धति हम लोग लागू किए हैं और वहाँ पर एक स्टेशन बनाए हैं। उस स्टेशन का नाम पूछा गया यहाँ पर, तो उस स्टेशन का नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसको इनसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनसेट कहा जाता है। तो यानी कि अंतरिक्ष में हम लोग एक स्टेशन बनाए हैं, वहाँ से सभी चीज़ें भेजी जाती है पृथ्वी पर, जिसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ हम लोग चला पाते हैं। भूस्खलन वाले क्षेत्र पर ढलानों पर मकानों का निर्माण किया है। तो भूस्खलन यानी कि पृथ्वी टूट के, मिट्टी टूट के नीचे गिर रही है और वहाँ ढलानों पर मकान बनाना क्या अच्छा बात है? तो उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी। तो उचित नहीं है, लाभकारी भी नहीं होगा, उपयोगी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या? अनुचित क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्या? अनुचित बिल्कुल सही होगा। भूस्खलन का अर्थ क्या है? भूस्खलन का अर्थ क्या है?
तो भूस्खलन का अर्थ होता है, भूस्खलन का अर्थ होता है जमीन का खिसकना। जमीन का खिसकना मतलब कि जमीन टूटकर गिरना या खिसक जाना। गुजरात के भुज में कब भूकंप आया था? गुजरात आप लोग देखे होंगे, गुजरात के भुज में भूकंप एक बार काफ़ी भयानक, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है भुज, वहाँ पर काफ़ी भयानक तरीके से भूकंप आया था। वो कब आया था आप लोग को बताना है। तो वह भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 ईस्वी को। कब? 26 जनवरी 2001 ईस्वी को गुजरात के भुज जगह पर भूकंप आया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को मृत्यु हुई थी और काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ था। आपदा प्रबंधन निम्न से किस सूची के अंतर्गत आता है? आपदा प्रबंधन किस निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आपदा प्रबंधन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारत सरकार ने भवन निर्माण संहिता कब बनाई? तो भारत सरकार ने भवन निर्माण संहिता कब बनाई थी? तो 1981 में, 1982 में, 1983 में। तो यानी कि भारत सरकार ने भवन बनाने के लिए कुछ नियम कानून बना दिए और कहा कि इस नियम कानून के अगर खिलाफ आप घर बनवाएंगे तो आपकी घर को मान्यता नहीं दी जाएगी, तोड़ दी जाएगी। तो वह नियम कब बनाया गया था? वह नियम बनाया गया था 1983 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1983 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन का, आप लोग को बताना है जल्दी से। कृषि सुखाड़ कैसा होता है? कृषि सुखाड़ कैसा होता है? कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कैसा होता है? कब होता है? तो जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवण के कारण। तो मिट्टियों में नमी कम हो जाती है जिसके वजह से फसल नष्ट हो जाते हैं। फसल नष्ट होने की वही हम लोग कहते हैं कृषि सुखाड़। क्या? कृषि सुखाड़, यानी कि मिट्टियों में नमी कम हो जाती है जिसके वजह जिसको हम लोग कृषि सुखाड़ कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी आपदा प्रबंधन का लास्ट क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में भवन निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में भवन का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र के तट के निकट, ये बिल्कुल गलत है। समुद्र के तट से दूर, ये भी गलत है। समुद्र के तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। कहाँ? समुद्र से दूर तट, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।